हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 2 करा था और पार्ट 2 का पार्ट 1 करा था। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडि माध्यम से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ठीक? तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का क्या मतलब है? तो पढ़ते हैं। आधुनिक तकनीकों की सहायता से संचार के विभिन्न क्षेत्रों ने अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रगति की है। विशेष रूप से रेडियो और टेलीविज़न के आने के बाद इस क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसे परिणाम स्वरूप ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, डीवीडी, फिल्म, डिस्क आदि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से ये क्षेत्र विश्व के संबंधों की नई व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से रेडियो और दूरदर्शन की उपयोगिता तो इतनी अधिक बढ़ गई है कि इनके बिना जीवन की पूर्णता ही संभव नहीं है। सूचनाओं का तुरंत प्रसारण इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। विश्व में घटने वाली कोई भी घटना चंद क्षणों में इनके द्वारा समाज और विश्व तक पहुंच जाती है। प्रिंट माध्यमों की अपनी एक बाध्यता है कि वह एक समय पर ही प्रकाशित होते हैं। एक से अनेक सूचनाएं जब तक प्रकाशित होकर आती हैं। तो क्या बोला है कि आधुनिक जो तकनीक है वो संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। रेडियो और टेलीविजन के आने से इस क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं। नए अवसर खुले हैं नए अवसर खुले हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के क्या उदाहरण हो सकते हैं? रेडियो, टेलीविजन, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, डीवीडी, फिल्म, डिश, ये सब किसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उदाहरण हैं। और क्या लिखा है इसमें कि इन माध्यमों ने सूचनाओं को तुरंत प्रसारित करने में मदद की है। विश्व में घटने वाली कोई भी घटना चंद क्षणों में इनके द्वारा समाज और विश्व तक पहुंच जाती है। जो प्रिंट माध्यम होता है वो अपनी एक बाध्यता है कि वह एक समय पर ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे में अनेक सूचनाएं जब तक प्रकाशित होकर आती है तब तक वह पुरानी हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने इस समस्या का समाधान किया है। तो यही बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेडियो क्या लिखा है? भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी ग्राम्य प्रदेशों के लिए रेडियो आज भी सबसे प्रभावी संचार माध्यम है। पहले के जमाने में थोड़ा ना टीवी होता था। टीवी होता भी था तो अमीरों के पास होता था, और अमीरों के पास होता तो रंगीन टीवी थोड़ा ना आई थी। तो वो रेडियो से ही ना सुनते थे। तो भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी ग्राम्य प्रदेशों के लिए रेडियो आज भी सबसे प्रभावी संचार माध्यम है। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। प्रेस के उपरांत रेडियो के आविष्कार ने संचार जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी। मेरा एक सवाल है आपसे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। समाज का अशिक्षित वर्ग इस माध्यम के द्वारा सूचना और मनोरंजन दोनों के साथ संबंध हो गया। रेडियो का आविष्कार की कहानी भी अत्यंत रोचक है। सन 1864 में अंग्रेज वैज्ञानिक मैक्सवेल ने रेडियो तरंगों के अस्तित्व की खोज की। सन 1888 में जर्मन वैज्ञानिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। यही समय था जब भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु भी तरंगों के प्रभाव का गंभीर अध्ययन कर रहे थे। लेकिन सन 1895 में इटली के 20 वर्षीय युवा इंजीनियर गुग्लियो मार्कोनी को उस समय बहुत बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने बेतार के संदेशों को रेडियो चुंबकीय तरंगों के सहयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को खोज निकाला। उन्होंने अपना पहला रेडियो संदेश
अटलांटिक महासागर के तट पर खड़े जहाज को भेजा। उस समय इन तरंगों को टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस तरह से इस संदेश मोर्स कोड के रूप में था। तो क्या लिखा है, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो विश्व के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के लिए बहुत प्रभावी है। यह जनसंचार का श्रेय माध्यम है जो लोगों को सूचना और मनोरंजन प्रदान करता है। रेडियो का आविष्कार एक रोचक कहानी है। 1864 में अंग्रेजी वैज्ञानिक मैक्सवेल ने रेडियो तरंगों के अस्तित्व की खोज की। 1888 में जर्मन वैज्ञानिक हर्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की, लेकिन सबसे बड़ी सफलता 1895 में इटली के युवा इंजीनियर गुग्लियो मार्कोनी को मिली, जब उन्होंने रेडियो चुंबकीय तरंगों के सहयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने की प्रक्रिया को खोज निकाला। रेडियो का पहला संदेश अटलांटिक महासागर के तट पर खड़े जहाज को भेजा गया था। पहला संदेश कब भेजा गया था और कहाँ भेजा गया था? अटलांटिक महासागर के तट पर भेजा गया था। और कब भेजा गया था, यह आपका क्वेश्चन है। यह संदेश मार्स कोड के रूप में था, जो एक प्रकार का टेलीग्राफी संदेश था। ठीक, तो आगे क्या लिखा है, चलिए। इसी समय एक मिनट, इसी समय अमेरिका के लीडी फॉरेस्ट ने एक विशेष प्रकार की नलिका का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से संकेतों का विस्तार देकर आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव हो सका। सन 1906 में उन्होंने अपने इस प्रयोग में सफलता प्राप्त कर ली। सन 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की सूचना को पहली बार फॉरेस्ट ने ही प्रसारित किया। यह विश्व का पहला रेडियो समाचार था। यह वह दौर था जिस समय लोगों के पास रेडियो या ट्रांजिस्टर को रख पाना अकल्पनीय था। केवल कुछ धनवानों के पास ही यह सुविधा उपलब्ध थी। जो धनी थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास कहाँ था ये? था क्या, ये बताओ मुझे। नहीं था ना? तो नहीं था। तो आगे क्या लिखा है, सन 1919 में 1990 में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक तथा अमेरिका टेलीविज़न और टेलीग्राफ कंपनी ने संयुक्त रूप से रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका नाम की कंपनी की स्थापना की। उसके बाद तो रेडियो प्रसारण ने जैसे विश्व में सर्वत्र अपनी धूम मचा दी। पिट्सबर्ग ने सन 1920 में पहले रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया, लेकिन सबसे पहले रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित करने का श्रेय जेम्स फोर्ड की मार्कोनी कंपनी को जाता है। सन 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC की स्थापना हुई। तो क्या बोला गया है कि अमेरिका के लीडी फॉरेस्ट ने एक विशेष प्रकार की नालिका का आविष्कार किया, जिससे संकेतों का विस्तार देकर आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना जो है संभव हो पाया। उन्होंने 1906 में अपने इस प्रयोग में सफलता प्राप्त की। 1916 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की सूचना को पहली बार फॉरेस्ट ने ही प्रसारित किया। यह विश्व का पहला रेडियो समाचार था। उस समय रेडियो का ट्रांजिस्टर रखना आम लोगों के लिए अकल्पनीय था। केवल कुछ धनवानों के पास ही यह सुविधा उपलब्ध थी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। तो 1919 में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिकन टेलीविज़न और टेलीग्राफ कंपनी ने संयुक्त रूप से रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका नाम की कंपनी की स्थापना की थी। और उसके बाद तो रेडियो प्रसारण ने विश्व में अपना धूम ही मचा दिया था। और जो पिट्सबर्ग में 1920 में पहले रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया और 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC की स्थापना हुई थी। तो ये चीज लिखी है। आगे क्या लिखा है, आगे बताते हैं आपको। तो क्या लिखा है, भारत में रेडियो का आगमन 1923 में ही निजी स्तर पर हो गया था, लेकिन रेडियो पर प्रसारण की सुविधा 16 मई 1924 को मद्रास में रेडियो के
शौकीन कुछ लोगों द्वारा मद्रास क्लब की स्थापना से हुई। इस क्लब ने मार्कोनी कंपनी से छोटे ट्रांसमीटर उधार लेकर रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। उसके बाद बम्बई, कलकत्ता में भी इसी तरह के क्लब बनाए गए। मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब की प्रसारण सेवा सन 1927 में बंद हो गई। इस क्लब के बंद हो जाने के बाद एक निजी प्रसारण कंपनी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने सन 1927 में जुलाई में पहला प्रसारण किया। इस कंपनी के बम्बई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इविंग ने किया था। 3 वर्ष बाद आर्थिक अभाव के कारण यह कंपनी भी बंद हो गई, लेकिन जनसामान्य की मांग पर इस कंपनी को सन 1930 में सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम दिया गया। बाद में इस सर्विस का नाम 1936 में ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तो क्या लिखा है हम आपको इसका शॉर्ट में बता देते हैं। तो क्या लिखा है, भारत में जो रेडियो की शुरुआत हुई थी वो 1923 में हुई थी, ठीक है। तो मद्रास में एक क्लब ने रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया। इसके बाद मुंबई और कोलकाता में भी रेडियो शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद यह सेवा बंद हो गई। फिर एक निजी कंपनियों ने रेडियो सेवा शुरू की, लेकिन वह भी बंद हो गई। इसके बाद सरकार ने रेडियो सेवा को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये चीज लिखी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इस बीच सन 1935 में तत्कालीन देसी रियासत मैसूर में भी एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। मैसूर रियासत ने अपने रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी कंपनी ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के अधीन आ गई, जिसे सन 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। उसके बाद से आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों का विस्तार देते हुए अनेक प्रसारण केंद्रों की स्थापना की। इन प्रसारण केंद्रों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए अनेक ट्रांसमीटर लगाए गए। सन 1977 में एफएम के आगमन से रेडियो में मनोरंजन की नई दुनिया का आगमन हुआ। एफएम प्रसारण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें आवाज़ अत्यंत स्पष्ट तथा मधुरता से युक्त सुनाई पड़ती है। सन 1995 में एफएम के निजीकरण ने इस तकनीक को और अधिक विकसित किया। तो आपके फ़ोन में भी एफएम होता है, लेकिन आजकल कोई यूज़ ही नहीं करता एफएम का। लेकिन जब पहले टच स्क्रीन नहीं आया था तो एफएम का भी यूज़ किया था, लेकिन अभी भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इसको सुनते हैं, इस एफएम को। अब वो नहीं, जिसको मोबाइल नहीं चलाना आता तो अब वो इसी को ही चलाएगा, है ना। तो क्या लिखा है इसमें, 1935 में 1935 में मैसूर रियासत में एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, आकाशवाणी रखा गया था। जब भारत के स्वतंत्र के बाद ऑल इंडिया रेडियो सरकार ये अधीन आ गया, मतलब उनके पास आ गया, और 1957 में इसका नाम भी आकाशवाणी रख गया। क्या रख दिया, आकाशवाणी। आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रम को बढ़ावा और कई प्रसारण आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा और कई प्रसारण केंद्र बनाए। इन केंद्रों पर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कई ट्रांसमीटर लगाए गए। 1977 में एफएम की शुरुआत हुई थी, जिससे रेडियो पर मनोरंजन की नई दुनिया खुल गई। एफएम प्रसारण में आवाज़ साफ और मधुर सुनाई देती थी। 1995 में एफएम के निजीकरण ने इस तकनीकी को और भी विकसित किया। तो यही इसमें लिखा है। तो आगे क्या लिखा है, वर्तमान समय में आकाशवाणी के नेटवर्क अनगिनत प्रसारण केंद्र हैं, जिनके द्वारा देश की 98.8% जनता इस प्रसारण सीमा में आ जाती है। अनेक स्थानीय भाषाओं और बोलियों में सैकड़ों कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से रेडियो द्वारा किया जा रहा है। भारत के अनेक भाषाओं के साथ साथ अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनेक बुलेटिनों
का प्रसारण नियमित रूप से रेडियो पर किया जा रहा है। मतलब जो जो भी प्रसारण होता है, जो जो भी सूचनाएं होती है, वो किसमें, रेडियो पर किया जाता है। आकाशवाणी तथा एफएम पर अनेक मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम का प्रसारण आज भी लगातार हो रहा है, जिसके कारण रेडियो के प्रति लोगों का आकर्षण अधिक बढ़ गया है। भारत में रेडियो शिक्षा, विकास और सूचनाओं के प्रसार का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्या है, टेलीविजन। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, टेलीविजन। और ये तो आपको पता भी होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस हम इसको पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। जहाँ रेडियो आया था, जब रेडियो आया तो रेडियो से सबसे अच्छा आविष्कार टेलीविजन में अब दिखने वाला, वो सुनने वाला था, अब ये दिखने वाला का भी आविष्कार हो गया। अभी हम तक सुनते थे, अब हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों हो रहा है अब। तो टेलीविजन और भी हमारे लिए बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जहाँ रेडियो केवल श्रव्य माध्यम ही, टेलीविजन श्रव्य के साथ दृश्यों को भी प्रसारित करता है, इसीलिए आधुनिक युग में टेलीविजन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रसिद्ध संचारविद मार्शल मैकलुहान का मानना है कि अपनी आरंभिक अवस्था में प्रत्येक नया माध्यम अपने पूर्ववर्ती माध्यम को ही अपना आधार बनाता है। इस दृष्टि में टेलीविजन भी इस कथन पर खतरा उतरता है। दृश्य को यथार्थ रूप में उभारने की इस कला का श्रेय जॉन लोगी बेयर्ड को जाता है। बेयर्ड ने सन 1925 में टेलीविजन का पहला उपकरण निर्मित किया, जिसके, याद रखना ये कि टेलीविजन का पहला उपकरण निर्मित किसने किया था, बेयर्ड ने, ठीक। और कब किया था वो भी याद रखना। तो जिसके माध्यम से उसने तस्वीरों का प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की है। इसको तो आप लिख दोगे, मुझे पता है एग्जाम में आप इतने तो हो काबिल के, लिख दोगे। वैसे इस दिशा में सन 1923 में व्लादिमीर ज्योरकिन ने भी ये सब अलग अलग नाम है, आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। अब ये जो थे, ये इंसान जो थे जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, व्लादिमीर ज्योरकिन, इन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। सन 1926 में बेयर्ड ने ब्रिटेन में टेलीविजन का पहला प्रदर्शन किया था। बेयर्ड ने ब्रिटेन में, कहा, ब्रिटेन में टेलीविजन का पहला प्रदर्शन किया था, मतलब उसमें टेलीविजन का चित्र दिखाया था। इसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने नए नए प्रयोग करते हुए आर्थोकोन टेलीविजन का पहला प्रदर्शन किया। इसके बाद अपने वैज्ञानिक के नए नए प्रयोग करते हुए आर्थिकोन, वीडियोकोन, लूमिकोन ट्यूबों का विकास किया, जिनसे चित्रों को बेहतर तरीके से पर्दे पर प्रसारित किया जा सकता था। तस्वीरों की गुणवत्ता में सुधार लाने का मार्कोनी कंपनी ने भी बेहतर प्रयास किया, लेकिन तब तक ध्वनि युक्त दृश्यों का प्रसारण संभव नहीं हो पाया था। सन 1930 में ध्वनि युक्त टेलीविजन का प्रसारण संभव हो पाया। पहले क्या आया था, साइलेंट मूवी कब आई थी, मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और साउंड वाली कब आई थी, उसका भी आंसर दीजिए। बीबीसी ने लंदन के अलेक्जेंडर महल में इसका सार्वजनिक प्रसारण किया। इसके बाद फ्रांस तथा अमेरिका में प्रतिदिन कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। सन 1953 में संयुक्त राज्य में रंगीन टेलीविजन द्वारा प्रसारण किया गया। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को की सहायता से हुई थी। जो दूरदर्शन आया था हमारे टीवी में, वो 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को की सहायता से किया गया था। मनोरंजन, शिक्षा व सूचना के इस माध्यम का सन 1965 से नियमित सेवा के प्रसारण के आरंभ के फलस्वरूप भारत में संचार की नई क्रांति ने जन्म लिया। विशेष रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के उद्देश्य से इस टेलीविजन ने समाज को विकास की नई दृष्टि दी। धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों में दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई। सन 1982 से भारत में टेलीविजन पर रंगीन दृश्यों का प्रसारण किया जाने लगा।
वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में स्थापित अनेक केंद्रों एवं शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की मदद से भारत की लगभग 90% जनता तक दूरदर्शन की पहुंच बन चुकी थी। 90% लोगों तक दूरदर्शन क्या हो गया था, पहुंच चुका था। उपग्रह पर केबल क्रांति के कारण भारत में चैनलों की भरमार हो गई है। समाचार, खेलों और ज्ञान विज्ञान के लिए अलग चैनलों की व्यवस्था और मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों की भरमार के कारण जन सामान्य की रुचि टेलीविजन के प्रति बढ़ती जा रही है। फिल्म फिल्म से भी आप सभी को पता होगा कि फिल्म से क्या मतलब है। फिल्म तो आप जानते ही हैं और देखते भी हैं, तो पढ़ लेते हैं। गतिशील चित्रों के आविष्कार का श्रेय थॉमस एडिसन को दिया जाता है। उन्होंने भारत में सन 1888 में इसका आरंभ किया, लेकिन कुछ समय बाद डिक्सन ने ईस्टमैन की सेल्यूलाइट फिल्म के इस्तेमाल से इन गतिशील चित्रों को सुविधा अनुसार लंबाई देने में सफलता प्राप्त की। अब जो फिल्म थी वो लंबे लंबे पहले 15-15 सेकंड की गतिशील फिल्म को चलाने की सफलता प्राप्त की, फिर बाद में और 1 मिनट 2 मिनट और फिर आधे आधे घंटे की शुरू हो गई। अब तो 2-2 घंटे की होती है, 3-3 घंटे 3 घंटे की हो जाती है, मैक्सिमम 3 घंटे तक ही होती है ना। तो आते हैं, लेकिन इस प्रकार की फिल्मों को पोर्टेबल कैमरे के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का श्रेय ल्यूमियर बंधुओं को जाता है। ल्यूमियर बंधुओं ने सन 1895 में पेरिस में लोगों से पैसे लेकर गतिशील चित्रों का प्रदर्शन किया। सन 1896 में ल्यूमियर बंधुओं ने भारत में फिल्म प्रदर्शन का आरंभ किया। इन्होंने बम्बई के वाटसन होटल में फिल्म की पहली बार प्रदर्शन किया। धीरे धीरे कैमरे का भी आगमन होगा, अच्छी अच्छी क्वालिटी के कैमरे आने लगे, तो जो फिल्में का निर्माण हुआ वो और अच्छा होने लगा। आरंभ से ये फिल्में मूक होती थी। लगभग 30 वर्ष बाद इस फिल्मों के साथ संगीत और संवाद, मतलब कि साइलेंट होती थी, और फिर संगीत और संवादों का संयोजन भी होने लगा। तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक जटिल होने के बावजूद फिल्मों में जल्दी ही विश्व में सर्वाधिक सशक्त जन माध्यम के रूप में अपना स्थान बना दिया था। मनोरंजन के क्षेत्र में तो इसकी आज भी कोई बराबरी नहीं है। भारत में फिल्मों का आरंभ सन 1913 से होता है, जब हरिश्चंद्र भाटवाडेकर उर्फ दादा साहब फाल्के, ये ये याद रख लेना, दादा साहेब फाल्के ने सत्य हरिश्चंद्र के नाम से मूक फिल्म का निर्माण किया था। दादा साहेब फाल्के ने साइलेंट मूवी का निर्माण किया था। इसके जनक थे दादा साहेब फाल्के। सत्य हरिश्चंद्र नाम की मूवी थी, उसके जनक थे, और ये एक साइलेंट मूवी थी। मूव फिल्म का निर्माण किया और इसे प्रदर्शित किया। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म को पितामह कहा जाता है। फिल्म के प्रति उनकी गहरी रुचि और उनका विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने अनेक पौराणिक फिल्मों का निर्माण भी किया। सन 1921 में पहली सामाजिक फिल्म के निर्माता धीरेन गोंगली थे। कौन थे? धीरेन गोंगली थे, जिन्होंने इंग्लैंड रिटर्न फिल्म बनाई। बाबूराम पेंटर ने सन 1923 और सन 1925 में क्रमशः सिंदबाद और सावकारी पास नाम की 2 फिल्में का निर्माण किया। ये 2 फिल्म थी, सिंदबाद और सावकारी पास। सन 1931 तक भारत में बनने वाली फिल्मों की संख्या 270 तक पहुंच गई। आप ये मत समझिए कहीं मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कभी हिंदी में। 1931 को जैसे 1931, तो आप दो जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए बोल दे रहा हूँ, है ना। तो 270 तक पहुंच गई, ये 270 तक पहुंच गई। ये सभी फिल्में मूक होने के बावजूद भी अपने कलात्मक कौशल के कारण प्रभावशाली बनी। सन 1931 में बनी आल आलम आरा आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आलम आरा जो थी वो पहली पहली बोलने वाली, पहली साउंड जो देने वाली मूवी थी, पहली बोलने वाली फिल्म थी। पहली रंगीन फिल्म का निर्माण सन 1932 में किसान कन्या फिल्म से हुआ। जो रंगीन
जब रंगीन फिल्म दिखाई गई तो वो किसान कन्या नाम के फिल्म से हुई। उसके बाद से फिल्मों की दिशा में भारत ने तेजी से प्रगति की। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रेम परक विषयों पर बनी हजारों लाखों फिल्मों ने भारतीय फिल्म क्षेत्र की उन्नति के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1948 में बम्बई में भारतीय फिल्म डिवीजन की स्थापना हुई। आज भारत में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में विभिन्न भाषा में फिल्मों का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, चाहे किसी में हो, आज हजारों फिल्म बनाई जाती हैं। वीडियो वीडियो पत्रकारिता पर रेडियो तथा टेलीविजन की तरह सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह पूरी तरह से एक निजी माध्यम है। ये एक प्राइवेट मीडियम है जिसके द्वारा जनता का मनोरंजन या ज्ञानवर्धन किया जाता है। इसके अंतर्गत वीडियो कैमरा, वीसीआर, टेलीविजन, सीडी एवं कंप्यूटर आदि का प्रयोग करके ये बनाई जाती है। भारत में सन 1987 से वीडियो पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। वीडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में सन 1988 में दो महत्वपूर्ण वीडियो पत्रिकाओं इनसाइट और न्यूज ट्रैक के आगमन हुआ। ये दोनों ही पत्रिकाएं क्रमश पीपुल्स टेलीविजन तथा लिविंग मीडिया की थी। इन वीडियो पत्रिकाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। इसी दौरान अनेक वीडियो पत्रिकाएं भी इस क्षेत्र में आई, लेकिन वीडियो पत्रिकाओं के ग्राहक अधिक न होने की वजह से इनमें से कुछ जल्दी बंद हो गई, कुछ नहीं चल पाई, कुछ वो बंद हो गई। वीडियो पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उस विज्ञापन न मिल पाना। वह लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, इस वजह से वो बंद हो गए। उनका विज्ञापन जो है नहीं मिल पाता था लोगों तक, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए वीडियो पत्रकारिता को उतनी अधिक सफलता नहीं मिल पाई। यह वीडियो पत्रिकाएं विभिन्न घोटालों, घटनाओं आदि का पर्दाफाश करती थी। इनमें से कुछ वीडियो पत्रिकाएं तो इतनी अधिक बिकी की जनता का रुझान एकाएक इन पत्रिकाओं की ओर बढ़ गया। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचित किए गए विभिन्न अवसरों की रिकॉर्डिंग्स को भी वीडियो पत्रकारिता में महत्व दिए जाने लगा। आज स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े अनेक लोग समय समय पर वीडियो फिल्म का निर्माण करते हैं, जिन्हें बाद में बाजार में किसी चैनल या ग्रुप को बेच दिया जाता है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है, नया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या है? आज के समय में जो है कंप्यूटर आ गए, नई नई तकनीकी आ गई और एडवांस चीज़ें आ गई है, तो उसे क्या कहा है, न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नई नई सॉफ्टवेयर आ गए जिसे एडिट करके और अच्छा चीज़ें बनाया जा सकता है और अच्छी चीज़ें करी जा सकती है। तो पढ़ लेते हैं। आज के समय में कंप्यूटर ने संचार के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। शायद ही समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का अनिवार्यता ना हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर ना हो और कंप्यूटर की मदद से ही ये सारे कार्य किए जाते हैं और उसको अच्छा बनाया जाता है और उसको लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है, जिससे वो उनकी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग का फ़ायदा हो और लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मनुष्य के मस्तिष्क से भी यही अधिक तेजी से गणना करने वाला कंप्यूटर उसे अपने यांत्रिक मस्तिष्क में सहेज कर रखता है। सन 1642 में 18 वर्षीय युवा वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उसने जिस यंत्र का निर्माण किया है वह आगे चलकर आधुनिक मानव समाज की समूची जीवन धारा को बदल देगा। हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद कंप्यूटर ने इस आधुनिक मानव समाज को विश्वग्राम ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पास्कल मुझे बताइए कमेंट में कौन था। पास्कल ने अपने ही नाम से एक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये भी बताइएगा। पास्कल ने अपने ही नाम से एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। वर्तमान में पास्कल को कंप्यूटर की एक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पास्कल के इसी कंप्यूटर को गॉटफ्रीड विलेम लाइब्निज ने संशोधित करके विकसित किया और उसमें संख्याओं की गणना करने की क्षमता को अधिक सशक्त बनाया। विकास की इस राह में सन 1933 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को एक नई क्रांति के साथ जोड़कर एक पूर्णतः स्वचालित
एनीलिजिट इंजन का आविष्कार किया। इस इंजन की विशेषता यह थी कि इसमें इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, अर्थमेटिक तथा कंट्रोल यूनिटी अलग अलग थी, जो 1 मिनट में 60 जोड़ या 60 जोड़ गणनाएं पूरी तरह से शुद्ध रूप में कर सकती थी। चार्ल्स बेबेज की इस मशीन को आगे चलकर मूल कंप्यूटर स्वीकार किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क की निर्मिता इस कंप्यूटर ने कई मायनों में तो मानव को भी जैसे पीछे छोड़ दिया है। कंप्यूटर बनाया तो इंसान नहीं, लेकिन अब ये इंसान को ही पीछे छोड़ देता है। ये 5 सेकंड में आंसर दे देता है जो आप 1 घंटा लगाते हैं। आप चैट जीपीटी जैसे आप देख सकते हैं आगे, यदि आपको एक लेटर लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है, तो वो मुश्किल से 3 या 5 सेकंड लगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा, लेकिन आप उसको 1 घंटा लगा देंगे लिखने में। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जो कंप्यूटर है हमारे जो ज़िंदगी में आया है, हमारे जो मानव जीवन में आया है, उस मानव जीवन को ही पीछे छोड़ दिया है। अपनी कार्य क्षमता में मानव से अधिक तीव्र होने के कारण इसकी उपयोगिता पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बढ़ गई है। कंप्यूटर के आगमन से इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं या यंत्रों की उपयोगिता भी बढ़ गई है। कंप्यूटर की डिस्क में तथ्यों के भंडारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। आवश्यकता पड़ने पर इस क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, ये सब आपने सुना होगा यदि आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। ये सब बेसिक चीज़ है। तो आगे क्या लिखा है? कंप्यूटर तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन इंटरनेट है। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट ने सूचना के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति उत्पन्न कर दी है। इंटरनेट का आरंभ और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रीय विकास अकादमी द्वारा सन 1990 में किया गया। वैसे इसके आरंभ का श्रेय अमेरिका के रक्षा अनुसंधान परियोजना एजेंसी के उन प्रतिभाशाली छात्रों को जाता है जिन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान एक परियोजना पर काम करना आरंभ किया। उनकी परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2 या अधिक कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करना था। वास्तव में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी के ये छात्र अपने राज्य की समूची व्यवस्था को अपने एजेंसी के साथ समृद्ध करना चाहते थे, जिससे उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सहज बनाना या बनाया जा सके और विपरीत परिस्थितियों में भी यह सुरक्षा एजेंसी अपने राज्यों के साथ संचार स्थापित कर सके। अगर कोई भी मुसीबत है, कोई भी संवाद करना हो तो वो इसकी मदद से कर पाए। मीडिया के क्षेत्र में जनसंचार एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इंटरनेट को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मीडिया के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता आज महत्वपूर्ण बन गई है। हर लोग इसका यूज कर रहे हैं, हर किसी को इसकी जरूरत होती है। विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो वह इंटरनेट का उपयोग करके सर्च मारता है गूगल से और उसको मिल जाता है। तो लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों में भी ये इंटरनेट के छोटे संचार समाचार पत्र तथा टेलीविजन को भी स्थान मिला है। आज के समय में कई समाचार पत्रों तथा टेलीविजन चैनलों ने अपने ई संस्करण निकालना आरंभ कर दिया है। विशेष रूप से मुद्रित किए जाने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में से तो ये लगभग सभी ने अपने आप को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया। दुनिया भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क ही वास्तव में इंटरनेट है। आज लगभग विश्व के 10 करोड़ से अधिक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं। सैटेलाइट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से इंटरनेट की सेवा आज सभी के लिए सुलभ हो गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार की सूचनाएं, ईमेल, कॉमर्स, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सूचना भंडार, ई बैंकिंग और भी चीजें इस सूचनाओं के संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल से तो आप सबके पास है और ये सबको पता भी होगा। मोबाइल आज किसके पास नहीं है, हर एक किसी के पास होता है। तो वर्तमान समय में मोबाइल जनसंचार ने सशक्त माध्यम के रूप में उपस्थित है। सबकी जेब में समा जाने वाला एक छोटा सा यंत्र क्या है? टेलीविजन घुस सकता है आपकी जेब में, रेडियो घुस सकता है, अखबार, कैमरा, लेकिन फोन जो है वो एक छोटा सा रूप लेके आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा कर रहा है। सूचना इससे प्राप्त की जा सकती है। सोशल मीडिया की विभिन्न वेबसाइट्स इन सूचनाओं के त्वरित प्रसारण में अभूतपूर्व कार्य किया है। इस माध्यम की सबसे बड़ी खूबी है
कि इससे पहले संचार संस्थागत रहा, अर्थात अखबार या रेडियो अथवा टेलीविजन से प्रसारित होने वाले समाचारों सूचनाओं का निर्माण एक संस्था द्वारा होता था, किंतु अब हर व्यक्ति संचारक फेसबुक आदि रील सूचना और तस्वीरों के द्वारा हर कोई अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, किंतु सही और गलत के निर्धारण के लिए मीडिया साक्षरता का होना भी अनिवार्य हो गया है। ब्रह्म संचार माध्यम विश्व के सबसे पुरानी संचार प्रणाली के रूप से सीधे जनता तक पहुंचने का एक विशिष्ट माध्यम ब्रह्म संचार ही रहा है। पुराने समय में जगह जगह लगने पुराने समय में जगह जगह लगने वाले प्रदर्शनियों और मेलों के द्वारा के विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान